वेलकम व्यूअर्स इन आवर चैनल साजेदा द ऑलराउंडर। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह का बदलाव हुआ है हमारे शिक्षा नीति में। तो हमारे शिक्षा नीति जब जैसे कि हम सब ने अपने पढ़े हैं, 10 तक स्कूल पास करने के मैट्रिक तक हो जाने के बाद हमने 12th किया है अलग अलग सेक्शन में, कॉमर्स, आर्ट, साइंस। 12th करते थे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन अब 10+2 का पैटर्न बदल दिया गया है फ्रेंड्स। उसकी जगह हो गया है 5+3+3+4। 5 प्री नर्सरी से दूसरी तक का सेक्शन होगा फ्रेंड्स, +3 तीसरी से पाँचवीं क्लास तक का सेक्शन होगा फ्रेंड्स। फिर उसके पास +3 छठी से 8वीं कक्षा तक क्लास तक ये पैटर्न होने वाला है। और 4 9 to 12 तक 12 क्लास तक ये पैटर्न होने वाला है। इस तरह से 5+3+3+4 शिक्षा नीति तैयार की गई। स्कूली शिक्षा के दबाव को समझिए। नई शिक्षा नीति 2020 किस तरह से दी गई है वो हमें पॉइंट्स में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम। 3 से 6 साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होगा। इसमें खेलकूद और एक्टिविटी ज़्यादा शामिल होगी। खेलकूद और एक्टिविटी को ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है इस शिक्षा नीति में। और इस शिक्षा नीति में 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम रखेंगे और इसमें खेलकूद और एक्टिविटी ज़्यादा शामिल की जाएगी। जैसा कि अभी हम अपना एजुकेशन सिस्टम देखते हैं जिसमें एक्टिविटी और प्ले, खेल कूद, इसको थोड़ा कम ध्यान दिया जाता था और सिर्फ रट्टेबाजी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी को ज़्यादा ध्यान में रखा जाने वाला है। बच्चों पर किसी किस्म का ज़्यादा दबाव ना आए और वो फ्री माइंड होकर अपनी स्टडी कंप्लीट करें। खेल कूद में कुछ सीखें, कुछ एक्टिविटीज़ करके कुछ सीखें। इसी के लिए ये शिक्षा नीति बनाई गई है, ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, जो कि अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब भी स्कूल शुरू होगी तब से ये स्टार्ट किया जाएगा और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। देखिए हम आगे देखते हैं अब किस तरह अलग अलग हायर सेकेंडरी में जाते हो किस तरह से होने वाला है। कक्षा 6 के बच्चे का विषयों से परिचय करवाया जाएगा। विषयों से परिचय कराया जाएगा। 9वीं के बाद अब आर्ट, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस स्ट्रीम हुआ करता था, लेकिन अब 9वीं के बाद आर्ट, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम नहीं होगा। यहाँ पर साफ बता दिया गया है हमारे शिक्षकों की। और स्थानीय शिल्प और व्यापार के बारे में बताया जाएगा। स्थानीय शिल्प के आजकल बच्चे इतनी पढ़ाई कर रहे हैं फ्रेंड्स कि स्थानीय शिल्प के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता है क्या है कैसे, लेकिन इसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी ताकि वो उसमें पारंगत हो सके। स्थानीय शिल्प और व्यापार के बारे में भी उनको बताया जाएगा। आजकल हम देखते हैं व्यापारी, बिजनेसमैन जो है वो ज़्यादा आगे बढ़े हुए, किनके बजाय जो पढ़े लिखे हैं वो पीछे रह गए। इसलिए शिल्प और व्यापार को ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया गया है। सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं दिया जाने वाला है यहाँ बच्चों को, बल्कि शिल्पकार भी बनाया जाने वाला है। एंड बिजनेस को भी, बिजनेस पर जो उनके आसपास में जो बिजनेस होते हैं, जो शिल्पकलाएँ होती है, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाला है ताकि वो उसमें पारंगत हो सके, उसमें भी वो एक्सपर्ट हो सके। पहले से किताबी कीड़ा बना कर रख दिया जाता था स्टूडेंट्स को, सिर्फ पढ़ो लिखो और उसमें रहो। आसपास की चीज़ों से बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो बेखबर रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साल में 10 दिन बच्चा लोकल क्राफ्ट और ट्रेड में इंटर्नशिप करेगा। साल में 10 दिन बच्चा जो है वो लोकल क्राफ्ट करेगा, यानी लोकल क्राफ्ट जो भी उसके होता है उसके आसपास में उसको सीखेगा क्राफ्ट की चीज़ें, और ट्रेड में इंटर्नशिप भी करेगा। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स बच्चों के लिए। ट्रेड में इंटर्नशिप करना ये बहुत ही अच्छा अवसर भी होगा बच्चों के लिए सीखने, सिखाने और इंटर्नशिप करने का। बोर्ड एग्ज़ाम 2 भागों में होंगे। बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 भागों में होंगे, पहले एक ही हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। जिनका जो पैटर्न होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव। और बोर्ड के एग्ज़ाम 2 भागों में होने वाले हैं हमारे। नई शिक्षा नीति के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब में
हिसाब से इस तरह का पैटर्न दिया गया है बोर्ड शिक्षा नीति में। साल भर में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, ये बात हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। रट कर पढ़ने के बजाय समझ पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। रट्टेबाजी में लोग बहुत ज़्यादा ये हो गए थे फ्रेंड्स, यहाँ पर बस किसी भी चीज़ को रट्टा लगा ले रहे थे। एक चीज़ को 4 बार पढ़ लिए, बस वो हो गया आपके माइंड में फिट, और फिर जाकर वैसे एग्ज़ाम में लिख देते थे। इस चीज़ को अब अवॉइड किया जा रहा है, और रट कर पढ़ने के बजाय समझने, पहले समझे और उसके ऊपर आंसर दे, इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है फ्रेंड्स, यानी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो इसके लिए। 5वीं तक की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में, ऐसा क्यों? क्या ऐसा संभव हो पाएगा? ये बात है, जहाँ तक संभव 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। हमने एक्सपीरियंस लिया है फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम के भी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, उनको हमें उनकी क्षेत्रीय भाषा में हमको समझाना पड़ता था। ये बात कुछ हद तक भी ठीक है कि जहाँ तक संभव हो 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए, ये शिक्षा नीति में कहा गया है। हो सके तो 8वीं तक भी ऐसे ही क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ाया जाए, जो कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। शायद इसी के लिए ये प्रावधान किया गया है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस लागू की गई हैं 5वीं तक की पढ़ाई के क्षेत्र के भाषा के विषय में। हो सके तो 8वीं तक भी, 5वीं तक भी, या फिर उसके आगे 8वीं तक भी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना है, ताकि बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ ना हो। इंग्लिश मीडियम पे डाल दिया जाता है और बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है, दूसरे मीडियम से चले जाते हैं बच्चे, फिर उनको कुछ समझ नहीं आता है। शायद इसीलिए ये प्रावधान किया है ताकि बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। बैचलर प्रोग्राम को पहले जब हम 1 साल करने की या 2 साल करने के बाद छोड़ दिया करते थे, तो हमें इसके लिए कुछ नहीं मिलता था फ्रेंड्स, फेलियर में आ जाते थे हम। लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। बैचलर प्रोग्राम 1 साल बाद छोड़ दिया तो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके लिए। ये अच्छा प्रावधान है फ्रेंड्स। किसी कारण जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उनके लिए। और ये है 3 और 4 साल की बैचलर डिग्रियों में जो होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाते, उनके लिए ये अच्छा अवसर है कि 3-4 साल पूरे ना होने पर भी अगर सिर्फ वो 1 ही साल करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इस डिग्री में इसने ये काम, इस डिग्री में इसने एजुकेशन प्राप्त किया है, हासिल किया है। उसके लिए उसको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलने वाला है स्टूडेंट्स को। अब इसी 3 और 4 साल की बैचलर डिग्री में अगर 2 साल बाद कोई पढ़ाई छोड़ देता है, अपना एजुकेशन छोड़ देता है, तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। दैट्स अ गुड न्यूज़ फ्रेंड, कि 1 साल करने पर आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है जो आपको यूज़फुल हो सकता है इन द फर्दर लाइफ। और 2 साल करने के बाद आपको डिप्लोमा मिल रहा है, इट्स गुड फॉर स्टूडेंट, यानी आपके 1-2 साल जो आपने किया है वो वेस्ट में नहीं जाएगा, बल्कि आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलने वाला है। अब 3 और 4 साल की बैचलर डिग्री वालों के लिए 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। 3 साल में उनको डिग्री पूरी कंप्लीट डिग्री कर लिए करके मिल जाएगी। सर्टिफिकेट जिसको मिल रहा है उसको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिसका 2 ही साल का हुआ है उसको सिर्फ डिग्री मिलेगी। अनकम्प्लीट ऐसा कुछ रहेगा उसमें, लेकिन जो 3 साल के बाद में उसको डिग्री मिल जाएगी, कि 3 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी, ये प्रावधान किया गया है। ओके, नौकरी करने वाले 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं, यानी कि जो ऑन द जॉब है, वो किसी जॉब में है तो वो 3 साल का डिग्री का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इधर एक्सपीरियंस कलेक्ट होता है उसी फील्ड में, इसलिए उनके लिए शायद ये 3 साल में डिग्री कोर्स करने का यहाँ पे प्रावधान रखा जाएगा। तो कहा गया है कि नौकरी करने वाले 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर जॉब गोअर्स, जो कि जैसे कि कोई शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग कर रहा है और दूसरी तरफ अपना D.Ed B.Ed कर रहा है, तो ये खास उनके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि वो एजुकेशन तो दे ही रहे होते हैं, उनको एक्सपीरियंस और मिल रहा होता है। तो वो अगर 4 साल के बजाय अगर 3 साल में ही डिप्लोमा आपका D.Ed का B.Ed का डिप्लोमा अगर डिग्री अगर कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए सफिशिएंट होगा फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं कि रिसर्च में जाने वाले
4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। जो रिसर्च में जाने वाले हैं, पीएचडी करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या है, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम वो कर सकते हैं और अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद 1 साल का एमए और फिर सीधे पीएचडी कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एमए 2 साल का होता है। किसी भी फील्ड में हमें एमए करना हो तो हमने कर रखी है एमए, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो एमए था वो 2 साल का था, लेकिन यहाँ पर उसको 1 साल का कर दिया गया है और उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। ये प्रावधान इसमें दिया गया है फ्रेंड्स। एमए 1 साल का हो गया। इट्स अ गुड न्यूज़। रिसर्च करने वाले छात्रों को अब एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी। पहले जो छात्र रिसर्च फील्ड में जाना चाहते थे उनको एमफिल भी करना पड़ता था, लेकिन अब एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी। मास्टर इन फिलॉसफी की डिग्री की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर वो डायरेक्टली रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का प्रावधान दिया गया है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अब आगे हायर एजुकेशन के सॉफ्टवेयर में क्या नई शिक्षा नीति आई है। तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के विषय पढ़ाए जाएंगे। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के विषय पढ़ाए जाएंगे। कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत कम चीज़ों के लिए हुआ करते थे, लेकिन आप हर कॉलेज में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी हो गया है सभी के लिए। ओके, हायर एजुकेशन के सॉफ्टवेयर में क्या नई शिक्षा नीति है। और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी देश में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ का गठन किया जाने वाला है। देश में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ का गठन किया जाने वाला है। हायर एजुकेशन के सॉफ्टवेयर में क्या बदलाव हम देख रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हायर एजुकेशन के सॉफ्टवेयर में क्या नई नीति है। और देखिए, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भारत में अपना कैंपस खोल पाएंगी। बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया की, वो भारत में अपना कैंपस खोल पाएगी। जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का लक्ष्य। जीडीपी का जो 6% होता है उसको शिक्षा के क्षेत्र में अब लगाया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। हायर एजुकेशन के सॉफ्टवेयर में क्या नई शिक्षा नीति है। और ये देखिए फ्रेंड, विश्वविद्यालयों को ग्रेड के आधार पर स्वायत्तता दी जाएगी। अब विश्वविद्यालयों का ग्रेड देखा जाएगा कि क्या है, उसके बाद उन्हें स्वायत्तता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये हायर एजुकेशन के सॉफ्टवेयर के बारे में एक और पॉइंट यहाँ पर हमने देखा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बहुत ही कम समय में हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि शिक्षा नीति में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं मेन पॉइंट्स में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। और हमारे चैनल साजेदा द ऑलराउंडर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।